The net new job creation will be around 78 to 80 million jobs. जैसे हम एक कंपनी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, रोल सेटिस्फेक्शन नहीं होती, We expect the basic concepts to be clear. क्योंकि कोई भी कंपनी उन्हें हायर नहीं करना चाहती है. There is no uniformity in capturing the data. In the beginning 3 to 6 months, सबका काम more or less same होता है. क्या आज के टाइम में कंपनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर सीटीसी ज्यादा इम्पोर्टेंट? Whether you are enjoying that job role, अगर आप उस काम को enjoy कर रहे हैं, then continue. If you are not enjoying that job role, then no point wasting your time and talent. or, It is required or, actually, sir. Very or important question is this. 8% of the current total jobs will not be there by 2030. If he or she is not eligible for that post, so how can we take them to the further years or months? Here both are culprit. Best way to impress an interviewer. Minimum 2 to 3 internship assignments are to be mandatory. Sometimes they reply and sometimes they don't reply. HR को अपना फ्रेंड समझिए. We very transparent to HR people. क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिनको कि आप काम दे देंगे, 2-3 रिमाइंडर का काम स्टार्ट नहीं हो, बट दे विल डू द गुड जॉब. टीम वर्क इज ओके, but do you have any mechanism in place to measure the effectiveness of teamwork? नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अप टू स्किल पॉडकास्ट शो. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त विजेता पीटर्स, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर इन विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, एफिलिएटेड विद गुरु गोबिंद सिंह, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली. Thank you. Up to Skills to initiate this unique and innovative HR टीपीओ पॉडकास्ट सीरीज, जो दुनिया का पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम कंपनीज के एचआर के साथ 1-to-1 बात करते हैं और समझते हैं अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस एंड कैंडिडेट्स. अप टू स्किल्स एक लीडिंग टेक एनेबल प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस और कैंडिडेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है. कॉर्पोरेट स्किल्ड टैलेंट हायर करते हैं अप टू स्किल्स के हैकाथॉन्स, एआई बेस्ड जॉब पोर्टल्स और ट्रेन हायर डिप्लॉय जैसे प्रोग्राम से. और आज हम एक और धमाकेदार डिस्कशन करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट, जॉब सीकर और फ्रेशर्स के दुख, सुख और सपने से जुड़ा है. और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो इंडस्ट्री के एचआर एक्सपर्ट में से एक हैं, जिनके पास जॉब्स की दुनिया का पूरा एक्सपीरियंस है. वेलकम सुशील ओझा सर on the Up to Skills podcast show. He has more than 20 years of experience in HR department in Tata Steel's downstream products limited. He is currently serving as head HRM. Welcome, sir. Thank you, Vijeta ji, and I am really privileged and honored to be here on this podcast. I am also very thankful to Up to Skills who has provided this an opportunity, not only to me to express my views on certain things which are very relevant for both industry as well as students, institutes, but also it is a very good platform, and I'm pretty confident about the success of this for the benefit of the students at large. And Vijeta ji, I understand you have more than 13 years of academics experience. So for this podcast, I think you are the wonderful host, and I am pretty confident that in in few minutes to come, you will be starting with various questions from various dimensions of both industry as well as academics. My pleasure. So thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. सो आज हम जब इस प्लेटफॉर्म पे हैं सर, तो हम आपका पूरा एडवांटेज उठाना चाहेंगे
और आपसे सारी क्वेरीज लेना चाहेंगे, जो हमारी क्वेरीज है हम सॉल्व कराना चाहेंगे आपसे। सो सबसे पहला एक जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं स्टूडेंट्स को प्लेस कराने में, वो जो सबसे मेजर आती है वो ये है कि कंपनीज़ को सेलेक्ट करना स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हम एक कंपनी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, रोल सेटिस्फेक्शन नहीं होती और डेजिग्नेशन सेटिस्फेक्शन जिसको आप कहते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वो सीटीसी को लेके बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, CTC and LPA. So what is the difference between CTC LPA? So I think before we start and I respond to your question related to role or CTC, so उसके पहले ये जानना जरूरी है कि जॉब मार्केट अभी कैसा है और आने वाले समय में 2030, 2035 what would be the probable job market, because ये जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारे जॉब सीकर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में अपना जॉब ढूंढेंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं पहले बताऊं, 2030 तक अप्रोक्सीमेटली 170 million jobs will be created. So at the same time there is some setback. The existing, some of the existing jobs will not be there by that time, and as a result of which the net new job creation will be around 78 to 80 million jobs. This is one aspect. Mm-hmm. Another aspect is we have to also see that jobs, जो नए जॉब आएंगे वो किस सेक्टर में आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स, whether it is engineering college, MBA college, ITI college, okay, so they are preparing, वो बच्चों को एक गिवन सेट में, गिवन ट्रेंड्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का डिमांड क्या उसी ट्रेंड में आगे चल रहा है? क्या इंडस्ट्री का डिमांड उसी पैटर्न में आगे हो रहा है? आंसर इज नो। सो हियर इज द गैप। ये जॉब क्रिएशन नया जो आने वाला है, दैट इज इन द फील्ड ऑफ एआई, Yeah, right, sir. ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, देन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विल बी टेकिंग द लीड रोल, as well as anything related to this green transformation will be a hit. तो जो न्यू जॉब एस्पिरेंट्स हैं और दोज हु आर also trying to change their job, they have to seek the job opportunities in the areas, वैसी जगह पे हमारा एआई का यूज हो रहा है, जहां हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, जहां ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो इस तरह से हमारा जॉब मार्केट आने वाले समय में दिखने वाला है। बट सर जैसे आपने अभी जैसे बताया कि एआई सेक्टर में है, सेमीकंडक्टर में है ना, बट जो डिग्री कोर्सेज हैं लाइक बीबीए, बीकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स, मैं अभी देख रही थी आपको कि आपका भी जो प्रोफाइल है वो एमए इकोनॉमिक्स से है और आप इकोनॉमिक्स के टीचर भी रह चुके हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे? क्योंकि कोई भी कंपनी उन्हें हायर नहीं करना चाहती है, उनके बदले वो बीबीए और बीकॉम के बच्चों को हायर करना पसंद करते हैं। ओके, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एंड यू नो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे सेंटर ऑफ हार्ट में है। सो आई स्टार्टेड माय करियर इन इंजीनियरिंग कंपनी। इंसिडेंटली दैट जॉब पोस्टिंग जो आया था वो था कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैं तो नॉन इंजीनियर था, आई एम फ्रॉम राइट। इकोनॉमिक्स जी, बैकग्राउंड। जी। ओके, और उसके बाद मैंने एमबीए किया। मेरे मन में था कि इकोनॉमिस्ट कैन प्ले अ वेरी वेरी पाइवटल रोल। मैंने अप्लाई किया, देयर वाज ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में हुआ, फाइनल इंटरव्यू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिया और उन्होंने सवाल पूछा, मिस्टर ओझा, यू आर फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, what you will do in engineering company? I said, sir, if I am not wrong, ex CMD of Tata Steel, Mr. Rusi Modi, was from history, MA in history background.
when the person from MA in history can be the CMD of engineering company, why not me? So this is how I ventured. But later on, उस जब एक बार आप सिस्टम में चले जाते हैं, then you have to keep your learning curve on and on and on. Every day there has to be some learning. Absolutely, और sir. उसके चलते क्या हुआ कि आज मैं हमारे कंपनी जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसमें क्वालिटी सिस्टम की आप बात कीजिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात कीजिए, एवरीथिंग बाय वर्च्यू ऑफ सम ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, आई एम नाउ फुली कन्वर्सेंट. सो आपने सवाल पूछा कि जो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं उनका इसमें क्या रोल रहेगा. उनके लिए काफ़ी अच्छा रोल है. एंड द रोल इज ऑफ डेटा एनालिस्ट, द रोल इज ऑफ डेटा साइंटिस्ट. दे But sir, नीड, student, उनको जो but है, companies don't offer these roles to the freshers. आ रहा हूँ बता रहा हूँ. Yes. सो फ्रेशर के लिए अभी हम जो बात करेंगे वो अलग अलग कोहॉर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, अलग अलग एम्प्लॉय सेगमेंट के बारे में बात करते हैं. फ्रेशर की हम बात करें, अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाते हैं जीईटी को सिलेक्ट करने के लिए, मैनेजमेंट कॉलेज में जाते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग को सिलेक्ट करने के लिए, आईटीआई कॉलेज में जाते हैं आईटीआई अप्रेंटिसेस को सिलेक्ट करने के लिए, मैं वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट इन द सब्जेक्ट नहीं देखता. एंड वी ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि उस वो आदमी, जैसे मान लेते हैं इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स का वो पूरा ज्ञाता हो. दैट वी डू नॉट एक्सपेक्ट. वी एक्सपेक्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर. जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, उसको मैं पूछूं कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, वो तो आना चाहिए. अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई उस विद्यार्थी है, मैं पूछूं कि यस आपने पंप देखा है, पंप के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, लेथ मशीन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट मेजरिंग टूल्स, तो बेसिक जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज आना चाहिए. अब ये बेसिक नॉलेज के साथ अगर वो कैंडिडेट किसी भी कंपनी में जाते हैं जी. तो वहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन प्रोग्राम होता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी दी जाती है. लेकिन ये सभी ट्रेनिंग तभी काम करेंगे जब कि कैंडिडेट के पास फंडामेंटल क्लियर हो. Absolutely right, यस. sir. So, what about sir BCom or BBA or economic students if they get a chance to work with Tata Steels as a data analyst or data scientist? What requirements? क्या होनी चाहिए वो requirements जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए to clear the exams? Any देखिए, exam मैं aptitude or मैं any? अभी इंडस्ट्री इंडस्ट्री एज ए होल बात कर रहा हूँ. ओके, इफ यू सी द जॉब रोल ऑफ एनी डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट देयर मेन रोल इज टू अंडरस्टैंड पैटर्न इन द डेटा, गेटिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा, एंड देन इंसाइट्स टू बी कनेक्टेड विद द बिजनेस. आजकल अगर आप बात करें किसी भी कंपनी में, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में मोर और लेस सिचुएशंस आर सेम. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन कैप्चरिंग द डेटा. नाउ अगर डेटा अगर है भी, तो फिर बिफोर वी स्टार्ट कैप्चरिंग द डेटा, डू वी हैव क्लैरिटी इन आवर माइंड? Answer is no. So just for the sake of capturing data by virtue of the flow of the work, वो काम के समय, काम के दौरान हमने डेटा को कैप्चर किया, और वो डेटा कैप्चर करने के बाद अब हम एनालिसिस कर रहे हैं. लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेज कि आपका डेटा कैप्चरिंग के समय ही आपको पता होना चाहिए मोटा मोटी कि हम किस तरह का टूल्स यूज करने वाले हैं. Yes, right, sir. ओके, सो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और दैट पर्टिकुलर इंसाइट एट द बिगिनिंग ऑफ वो डेटा कलेक्शन स्टेज में ही वो थोड़ा सा मिसिंग है. कमिंग बैक टू द जॉब रोल अवेलेबल फॉर दिस बीकॉम, बीबीए और इस तरह के जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो Yes. कैंडिडेट हैं, तो आजकल इंडस्ट्रीज, यू नेम एनी कंपनी, गुड कंपनी, दे आर एस्पायरिंग टू हैव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस. डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमको फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल को ही ज्यादा रिक्रूट करना है. नो, डाइवर्सिटी हैज अ वेरी वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू एनालाइज. वो है डाइवर्स बैकग्राउंड, बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम जेंडर, डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स एक्सपीरियंस, डाइवर्स सेक्टर. अगर हम बात करें कि जो जॉब रोल है डेटा एनालिस्ट का, एनी बैकग्राउंड is okay. Only thing is the person should be very versed
with the data analysis skill, the problem solving skill. So there are 2-3 parameters जहां पे अगर कोई कैंडिडेट ध्यान दे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका बैकग्राउंड उसको अच्छी नौकरी मिल सकती है। और वो ओके कौन से पॉइंट है? जी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ओके एनालिटिकल स्किल्स, resilience. ओके Resilience is very important, इट इज and वेरी that too, and इंपॉर्टेंट यस also आजकल के समय में flexibility plays a very very important role. एब्सोल्युटली राइट सर एंड आई एम Right. मैं भी यही सोचती हूँ कि बच्चों को अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा भी देते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं एंड दे वांट एक्चुअली बिकॉज अगर मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो वो उनको आगे जाके मास्टर्स तो करना ही करना है अगर वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्योंकि उन्हें आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है एट द Right. सेम टाइम दे नीड एक्सपीरियंस क्योंकि अच्छे एमबीए मास्टर्स के जो कॉलेजेस हैं वो आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे एट द सेम टाइम जब आप कॉलेजेस में कंपनीज लेकर आते हैं और हम कंपनीज को बुलाते हैं तो जो प्रोफाइल वो शो करते हैं उस पर वो काम नहीं करवाते हैं एट द एंड दे गिव देम टू कॉल उसके बाद बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम में हम लोग फेस कर रहे हैं तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं टू इनहांस देयर स्किल्स जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं डिग्री कोर्सेज हैं ऑल आर डिग्री कोर्सेज सो वी प्रोवाइड देम लाइक द पावर बीआई डेटा एनालिस्ट बट दे आर वैल्यू एडेड कोर्सेज उसमें उनको अगर इंटर्नशिप मिलती है तो इंटर्नशिप में क्या उनका जो परफॉर्मेंस है वो काउंट होता है व्हेन द एचआर इज हायरिंग अ स्टूडेंट Okay. So very valid perspectives you have raised to this platform. I will answer one by one. So value added course definitely अगर कोई स्टूडेंट उसके प्रोफाइल में है इट विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर इन द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपने बिजनेस को आज जिस लेवल में है वहां से कई गुना आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब कुछ इनोवेटिव टूल्स यूज किया जाए बिजनेस में। और इनोवेटिव टूल्स यूज करने के लिए आपके पास आपके वर्कफोर्स के पास तरह का नॉलेज, जैसे नॉलेज ऑन एआई, एमएल, पावर बीआई, टैब्लियो, ये सब होना चाहिए। ये सब एक बेसिक है। अब इसके पहले आपने एक प्रश्न पूछा था, बहुत सारे कंपनीज आते हैं और प्रोफाइल कुछ दिखाते हैं कुछ और एक्चुअल काम कुछ और देते हैं। वहां पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इट बिकॉज कंपनीज के भी कई तरह के एक लेवल्स हैं। कुछ कंपनीज दे आर बेसिकली मार्केटिंग ओरिएंटेड आई कैन से। तो जो मार्केटिंग ओरिएंटेड हैं उनका मोर और लेस इस तरह का इंक्लिनेशन रहता है। आई विल मच ऑन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वहां पे इस तरह का होने का चांसेस थोड़ा कम होता है क्योंकि वो लोग हायर करते हैं जब भी कोई भी कंपनी हायर करती है एंड द कंपनी इज हैविंग प्रोसेस एंड सिस्टम इन प्लेस। दे हैव उनके पास ऑनबोर्डिंग का एक स्ट्रेटजी होता है और वो लोग हायर करते हैं किसी पर्पस के लिए। तो हायरिंग अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, एमबीए कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हायर करते हैं एज ए जीईटी, मैनेजमेंट इंजीनियर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस, गोदरेज, जो बिग हाउसेस हैं, दे हैव वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड इंडक्शन प्रोग्राम। उनको जो है ये जो ट्रेनिंग हायर किए जाते हैं उनको प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, कंपनी का टोटल ओवरव्यू दिया जाता है। पूरा ओवरव्यू देने का मतलब ये है कि उनको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझाया जाता है और एक बार बिजनेस कॉन्टेक्स्ट जब समझा दिया गया तब उनको जो जिसका स्पेशलाइजेशन है, जो लोग सेल्स के हैं, मार्केटिंग के हैं, उनको सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। नाउ इन द बिगिनिंग 3 to 6 month सबका काम more or less same होता है। So I am sharing this approach which is being followed by major companies which I have already enumerated. After 6 months there is performance evaluation। उनको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम करते हैं। उनका प्रोजेक्ट जो है वो लीडरशिप टीम इवेल्युएट करती है एंड बेस्ड ऑन दैट देयर आर कंपनीज हु हैव दिस प्रैक्टिसेस of allocating the department based on the preference
and the likingness of the individual, and at the same time कंपनी को भी उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होना चाहिए। दूसरा अप्रोच है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही मान लेते हैं जिसको हमने रिक्रूट किया है सॉफ्ट फ्लोर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनको शुरू से ही केवल हार्ड कोर उसी का हमने ट्रेनिंग दिया। दैट जी इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच। कंपनीज those who have not so defined onboarding strategies, induction program, वहाँ पे इस तरह का गैप होने की संभावना है जो कि आपने बताया। Now responsibility is on both sides. So this is what responsibility of the companies। जो भी नए रिक्रूट हैं, जो भी नए हायर हैं, उनको एक अच्छा ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस दिया यस जाए, राइट अच्छा सर इंडक्शन एक्सपीरियंस दिया जाए। हम जी लोग उनको सफल होने के लिए कितना इनेबल कर रहे हैं, यस दैट इज आवर मेन टास्क। लेकिन अगर किसी कंपनी में कुछ गैप है तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कुछ विद्यार्थियों का भी, स्टूडेंट्स का भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी क्विकली उनको ये जज करना है। हियर कम्स द रोल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि क्या ये जॉब रोल उनको फ्यूचर में जा करके हेल्प करने वाला है, क्या ये जॉब रोल फॉर द टाइमिंग है, और ये जो है परमानेंटली यही जॉब रोल होने वाला है। वेदर यू एज ए कैंडिडेट, वेदर यू आर इंजॉइंग दैट जॉब रोल, अगर आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं देन कंटिन्यू। इफ यू आर नॉट इंजॉइंग दैट जॉब रोल देन नो पॉइंट वेस्टिंग योर टाइम एंड टैलेंट। एंड आई विल सजेस्ट कि इस तरह जहां भी हो रहा है वो कैंडिडेट अपना टैलेंट, अपना पैशन के मुताबिक दे आर फ्री टू रीथिंक एंड फाइंड द न्यू असाइनमेंट। सर देर इज़ वन मोर क्वेश्चन। जब आप सारी चीज़ें समझा रहे थे तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया। वो ये है कि बच्चे जो हैं आजकल स्टूडेंट्स, जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब जेडी हम फ्लोट करते हैं स्टूडेंट्स के, दे विल सी फर्स्ट द पैकेज, देन job role, then company. These are the three major points which are facing by myself. So मैं ये सोच रही थी कि क्या आज के टाइम में कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर सीटीसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। सो यहाँ पे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। जी बिल्कुल। ओके। और और इट इज और रिक्वायर्ड वो एक्चुअली सर। वेरी वेरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। सो आपने पूछा कि पैकेज, जब कोई भी कंपनी जाती है तो बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द एलपीए दिस कंपनी इज ऑफरिंग, ओके, एंड देन जॉब रोल एंड फाइनली द कंपनी। सो दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज द प्रेफरेंस ऑफ जेनजीज। और यहाँ पर एक चीज मैं अभी भी बोलता हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ, स्टूडेंट्स हो, रिसर्चर्स हो, जिनसे भी बात करता हूँ, सो यू हैव टू ऑप्शंस टू चूज, आइदर वन ऑफ देम। वन इज फॉर यू जॉब इज इम्पोर्टेंट, और फॉर यू करियर इज इम्पोर्टेंट। So if anyone thinks that no, job is important, let them choose LPA per annum, no problem. So LPA per annum, so that may not have steep growth because they are preferring the job. You have particular, आपके पास ये particular skill आज है, इस skill के लिए ये job है, आप ये कीजिए, इतना पैसा आप लीजिए। Once you think that no, for me career is most important, so वहां पे क्या होगा कि कैंडिडेट विल आस्क व्हाट आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मुझे यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगा, क्या हमें कुछ चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मिलेगा, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वेयर वर्क इन्वायरमेंट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल और नॉट। सो देर आर टू थॉट्स इन टू इट, ओके। राइट So we cannot say that everyone will be looking for LPA. We as a facilitator, we have to make them very clear in their mind that if you are looking for a job, focus on LPA, no problem. But this is in the long run, ये आपको ज़्यादा return नहीं कर ज्यादा पाएगा। नहीं करेगा If you are right. looking for a career, then you will have a very good growth in your life, and then you can see yourself, आप एक leadership position पे आप अपने आप को देख सकते हो। जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी लाइन ऑफ इंडस्ट्री में आप जाओगे, आप अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देख सकते हो, अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तब। करियर जॉब ओरिएंटेड हो, यू विल गेट ओनली मनी बट यू विल नॉट गेट होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको समुचित विकास बोलते हैं आपके पर्सनालिटी का, वो बात नहीं नहीं हो पाएगा।
जैसे मैं अभी अभी ग्रेजुएट्स को देख रही हूँ और मास्टर्स के कुछ प्रोग्राम्स में देख रही हूँ, तो स्टूडेंट्स वर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल कि वो डाइवर्सिटी में जाना ही नहीं चाहते, वो स्पेसिफिक अपने ही जो वो कोर्स पढ़ रहे हैं उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसी के सेक्टर्स में जॉब करना चाहते हैं। बट मैं कई बार उन्हें ये समझाती हूँ, इन एन इनिशियल पीरियड ऑफ योर जॉब और योर करियर, आपको जो अपॉर्चुनिटी, जैसे स्टार्टअप्स हो गए और ब्रांड्स हो गए, सर स्टार्टअप्स और ब्रांड्स में दो डिफरेंस मुझे जो लगते हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरा ओपिनियन, कि स्टार्टअप्स में आप कुछ लर्न करते हैं, आपको एक अपना माइंडसेट मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, आपको एक जगह मिलती है काम करने के लिए जहां आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो और वहां से आप लर्निंग्स ले सकते हो। बट इन ब्रांड्स में मिलना बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चे को ब्रांड से स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर एक अच्छा गुड, बट एट द सेम टाइम वहां पे ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है और वहां पे आप उतना लर्न नहीं कर पाते जितना आप एक स्टार्टअप या फिर एक मीडियोकर कंपनी से स्टार्ट करते। सो व्हाट डू यू थिंक, एम आई राइट और रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक? तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग का सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है कि हम क्या लाइफ में चूज करते हैं। आपने बताया कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि वो चाहते हैं कि नो, मैं एक पर्टिकुलर स्किल के साथ अपना जॉब शुरू करना चाहता हूँ। दे आर नॉट ओपन फॉर डाइवर्सिटी इन देयर प्रोफाइल। टू स्टार्ट विथ इन द बिगिनिंग दिस इज ओके, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर जॉब मार्केट है, इफ पीपल आर गेटिंग द जॉब इन दैट पर्टिकुलर निश स्किल, नो प्रॉब्लम, दे कैन कंटिन्यू। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जॉब आने वाले 5 साल में रहेगा या नहीं रहेगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने बताया कि 8% ऑफ द करंट total jobs will not be there by 2030, and the 8% that corresponds to approximately 75 to almost 80 million jobs, वो नहीं रहने वाला है। तो वो जॉब बेसिकली हमारे, वेदर इट इज गवर्नमेंट इंडस्ट्री, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी रिकॉर्ड कीपिंग वाले जॉब हैं, डेटा एंट्री वाले जॉब हैं, ये सब कुछ नहीं रहने वाले। एंड मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स विल बी टेकन अवे और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जेन एआई। आज जैसे मान लेते हैं, पहले हमारे पास बहुत सारे कंपनी में होता था, इफ आई हैव सम क्वेरी, सो कंप्लेंट ऑफिसर या एक काउंसलर को भी रखते थे। अब काउंसलर का छोटे छोटे चीजों के लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे जितने भी पॉलिसीज हैं, दे हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर प्रोसेसेस, इंक्लूडिंग एचआर प्रोसेसेस। अगर कोई आदमी पूछता है मैं इस कंपनी में 2 साल पहले ज्वाइन किया हूँ, मेरा प्रमोशन कब होगा, सो इस ये अब पहले लोग सवाल पूछते थे, अब ये पूछने का जरूरत नहीं है। आप अपने चैटबॉट पे टाइप कीजिए, माय डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज दिस एंड दिस, व्हेन आई एम लाइकली टू गेट प्रमोटेड, माय बैकग्राउंड इज दिस, आई हैव वर्कड इन दिस पर्टिकुलर वर्टिकल्स एंड दिस इज माय गोल, टेल मी व्हिच ऑल न्यू स्किल्स आई एम रिक्वायर्ड टू अंडरगो। तो ओके। ये सब जो पहले मैनुअल होता था, वो सब मैनुअल जी। अभी खत्म हो जाएगा। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि फ्यूचर जॉब क्या रहने वाले हैं। फिर आपने एक बात कही है, स्टार्टअप्स और ब्रांड। आई वॉज गोइंग थ्रू वन स्टैटिस्टिक्स जस्ट 1 वीक बैक, और उसमें हमने देखा इंडिया में करेंटली मोर देन 1.5 lakhs स्टार्टअप्स हैं, एंड आउट ऑफ 1.5 lakhs स्टार्टअप्स, 47,000 स्टार्टअप्स आर इन स्केलिंग स्टेज। Yes. So when any organization or when any startup is in scaling stage, that is the opportunity where these students can take up new assignments. Yes. Coming back to the brand में क्या है, everything is almost set. तो brand has its own merits, स्टार्टअप्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस। अब ये डिपेंड करता है कैंडिडेट का पैशन किस एरिया में है, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। राइट सर, एक चीज और, अभी मेरी कुछ एचआर से लास्ट वीक बात हो रही थी, दे सजेस्टेड मी कि जितनी मल्टीपल इंटर्नशिप्स वो कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में, इट विल पे देम। अगर बच्चा एक डोमेन में अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो हम उसको निकालने की बजाय हम उसको दूसरे डोमेन में शिफ्ट कर देते हैं, तो ताकि हम उसके स्किल्स को वहां पे जज कर सके, और जब वो वहां पे भी अच्छे से काम नहीं कर पाता तो ही हम उसको निकालते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि
ये जो आपका ये वाला पॉलिसी है निकालने का, तो बच्चे हर्ट होते होंगे इस चीज़ से। तो उन्होंने बोला हर्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हम तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं उनको अपॉर्च्युनिटी। इफ ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, सो हाउ कैन वी टेक देम टू द फर्दर ईयर्स और मंथ्स? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें 2-3 मंथ्स में कंपनी ने या 6 मंथ्स में कंपनी ने हमें निकाल दिया, तो ये कंपनी अच्छी नहीं है। इन्होंने हमें, चाहे वो इंटर्नशिप कंपनीज हो, चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट कंपनी हो, तो क्या हम उस वो मैनेजमेंट के पास भी जाते हैं, सबके पास पहुंच के वो यही शो करते हैं द कंपनी इज नॉट राइट, कंपनी इज फेक। सो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? This is a very, very practical concern and very important issue. यस। मैं यहाँ पे दोनों को दोषी मानता हूँ. Here both are culprit. First of all, मैं बात करता हूँ, ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए, 3 महीने कंपनी में काम किए, नाउ कंपनी सेइंग कि नहीं आप में वर्थ नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, ओके, और उसके बाद रोल चेंज करने का भी कोशिश किया, ओके, और रोल चेंज करने के बाद भी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म, और फाइनली कंपनी ने बोला कि ठीक है, नाउ it's time to get separated. I think it is bad on the part of HR practices. And this is basically a life changing attribute for both individual, and it is for a very significant event for the organization. अब मैं दोनों को culprit क्यों बोला? आपने selection क्यों किया? If students were not able to perform, it means while selecting these students, the job role deliverables was not there in your mind. Yes. And for this, there are very research available in the public domain. So while recruiting, which all parameters you are considering, that is again important. Are you recruiting headcount, or are you recruiting the right set of skills जो कि इंडस्ट्री की में आपको उस जॉब रोल में रिक्वायर्ड है? If you are recruiting for competency, if you are recruiting for the right set of skills, तो उसमें तो हमारे यहाँ बहुत सारा मेथोडोलॉजी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू. जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग करेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे. नहीं आएंगे। Now, competency based hiring is a very, very methodological approach. लेकिन अगर हम competency based hiring जब नहीं करते हैं, तब इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं. दूसरी बात यह है, जब स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलता है, आई थिंक यहाँ पे कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि कॉलेज को भी केवल एक इंटर्नशिप नहीं, इन द सेकेंड ईयर आई थिंक मिनिमम 2 to 3 इंटर्नशिप असाइनमेंट्स आर टू बी मैंडेटरी. ये हमको मैंडेटरी करना पड़ेगा. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. 21 years back I did my internship at Serum Institute of India, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोविड में वैक्सीन बनाया. इनिशियल 1 week just I was going like internship candidate. I was just going, spending time in the organization, having decent lunch, evening snacks, coming back. But I was enjoying the work environment. Something has happened. I got an opportunity to interact with some senior leaders of that organization. And that gentleman has asked me, what are you doing? I see you in the workplace going through various documents. Can you share your insights on what are you doing? I got this opportunity, I shared with him, and finally, based on his guidance, there was some interventions from his side. It was a very, very unforgettable experience for me as an intern, and with my work, the company got benefited in crores and crores. Oh my God, that's a They have wonderful also concern. Very they nice. have also this pre-placement Offer. offer. Okay, PPO was offered to me. This is how it happens. In my current organization also, we have this internship arrangement. We recruit people from various institutes, those who perform. So there is the option of extending PPO to those who have impacted positively towards the organization. Okay. सो अभी हम जैसे इंटर्नशिप की बात कर ही रहे हैं, तो सर देयर इज वन मोर थिंग जो हमारा ट्रेंड चल रहा है कंपनीज का, वो ये है कि एज एन इंटर्न दे हायर देम फॉर 6 months. 3 to 6 months they are hiring like that, and after that they will offer them the PPO.
सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट क्या है ये, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी इस चीज इस ट्रेंड को समझना चाह रही हूँ। एंड स्टूडेंट्स को हम मनाते हैं इस चीज के लिए, बिकॉज अगर आपको फाइनल प्लेसमेंट्स चाहिए तो आपको ये करना ही मतलब पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड बन गया है मार्केट का ये। Oh, I think that there is some shift in the hiring trend, and some companies are practicing this. They are believing in having long-term internship, and by virtue of that, they are able to find the strength and weaknesses and the USP in the candidate. And by that way, they wanted to be very, very sure about that hiring should not be the wrong one. So I can say that this is happening in some of the organizations, but this is not uniform all across. There are benefits and demerits also. Organization will be having benefit in terms of knowing the candidate in and out better. ये जो लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप है जिसमें कैंडिडेट को भी ये मौका मिलता है ये जानने के लिए कि ये कंपनी हमारे लिए सही है या नहीं है, नहीं है, क्या ये हाँ। वर्क कल्चर हमारे लिए सही है या नहीं है। सर इट्स अ वंडरफुल पॉइंट, एंड मैंने ये अपनी डायरी में नोट कर लूंगी अब मैं ये, कि एक मेंटोर मेरे को यहाँ से देना इंटर्नशिप जब बच्चा करेगा, और एक मेंटोर मैं वहां से मांगूंगी, प्लीज मेरे स्टूडेंट्स के लिए आप मेंटोर दीजिए। दैट इज यस यस वेरी यस। हेल्पफुल पॉइंट फॉर मी। एंड आई थिंक हम थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं बड़ी सारी इंफॉर्मेटिव टॉक्स करके। सो विल डू अ रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको 1 or 2 words में रिप्लाई करना है। The first, my question is, best way to impress an interviewer? So I think one has to be very very natural. So Okay, here I think honesty in the approach and being natural is the way to impress interviewer. okay. One thing HR hates in the interview. Okay, so we don't like any kind of bluff. Okay, soft skills versus technical skills. कौन सा important? To me, technical skills. Okay, कोई एक HR myth तोड़ना चाहते हैं आप? सो बहुत सारे लोग समझते हैं कि एचआर जो है थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एचआर को अपना फ्रेंड समझिए। वी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट टू एचआर पीपल। दे विल बी योर फ्रेंड, दे विल बी योर काउंसिल, दे विल बी योर एडवोकेट, ओके, एंड दे विल बी योर ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑल्सो। सर ओनली बट थिंग इज सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हो चाहे कोई कंपनी हो कोई इंस्टीट्यूशन हो, सब लोग एचआर से डरते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं 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 नहीं, डरते हैं। सो अगेन अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन द इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट एचआर। यस, ओके, एक्चुअली। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सबको काम करना होगा, तो पर्सनल क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज, एक चीज जो एचआर फ्रेशर से एक्सपेक्ट करता है। So here I will say that we expect people to come with learning attitude, learning appetite. So I think if these two things are there, probably it will be a good career ahead. सर ये तो मजा आ गया, आपने बहुत सारी चीजें हमें क्लैरिटी में बता दी हैं। तो बहुत सारी चीजें मेरी भी क्लियर हुई हैं, बहुत सारा कुछ आपसे सीखने को भी मिला है मुझे। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मुझसे, तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। So मेरे कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि एज ए टीपीओ आपको इंडस्ट्री के एचआर के लोगों को अप्रोच करने में कुछ बैरियर होते हैं, कुछ तकलीफ होते हैं। यस, अलॉट 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 सर। क्या होता है जब हम एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, क्योंकि मैं लिंक्डइन ज़्यादा फॉलो करती हूँ, एंड आई हैव अराउंड 4,000 के फॉलोअर्स विद मी। सो बट स्टिल अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती हूँ या मैं एचआर से कनेक्शंस की बात करती हूँ, तो देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इन देयर, मतलब कॉन्टैक्ट्स के अंदर उनके सिर्फ अपने पर्सनल ईमेल आईडीज़ होते हैं, और अगर हम उनको मैसेज ड्रॉप करते हैं ऑन देयर इनबॉक्स, जो मैसेज का बॉक्स होता है, तो समटाइम्स दे रिप्लाई एंड समटाइम्स दे डोंट रिप्लाई। सो मतलब किस प्लेटफॉर्म पे जाके हम एचआरस को मतलब डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर इजी कम्युनिकेशन? Okay, so again, I said, आपने जो बोला, yes, this is true, but again, it depends upon the individual behavioral pattern.
लेकिन मैं जो बिलीव करता हूँ, एनी मेल विच हैज कम टू मी, एनी कॉल विच कम्स टू मी, एनी व्हाट्सएप विच आई यूजुअली रिस्पॉन्ड। हो सकता है देयर विल बी सम कुछ डिले हो रिस्पॉन्ड करने हम्म, में, कुछ घंटों का डिले हो, हम्म, लेकिन रिस्पॉन्स जरूर करना है। अब इससे ये होता है कि यू आर मेकिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। इमेजिन आप किसी एचआर को अप्रोच कर रहे हैं एंड द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग योर मेल, नॉट रिस्पॉन्डिंग योर व्हाट्सएप, तो आपके मन में भी धीरे धीरे ये आ जाएगा कि दिस इज द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ दैट particular person, and given an opportunity to interact, probably you will not prefer. So let us be very open to our response system. It is a stimulus reaction uh, response mechanism. So, I mean, we have to also be very, very agile from our side, okay? yes, yes. And we have to be also be responsive to the external environment. एक्चुअली सर, सो द थिंग इज दैट कि मेरे पास एक दो क्वेश्चन सर और हैं आपसे कि अगर इंग्लिश वीक हो तो क्या जॉब मिल सकती है स्टूडेंट्स को? इस बात का किसी को भी इस बात का ये नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा हिंदी बोलता है तो उसमें वर्थ नहीं है, ये गलत बात। हम लोग क्या होता है कि बातचीत के क्रम में दिन रात मेल का लैंग्वेज इंग्लिश है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है, सीनियर से इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा टंग पे आ गया है। बट इट डजेंट मीन कि जो हिंदी बोलता है, हिंदी में कम्युनिकेट करता है, उसमें वर्थ नहीं है। ये बिल्कुल ही ये सब गलत बात है। सो वन अनदर क्वेश्चन, क्या डिग्री इम्पोर्टेंट है जॉब के लिए? फ्यू डेज बैक आई वॉज अटेंडिंग वन कॉन्फ्रेंस। वहां पे एक बात हो रही थी, व्हाट वुड बी द फ्यूचर जॉब्स। ओके। एंड फ्यूचर जॉब अगर ये है तो उसके लिए मुझे डिग्री चाहिए या स्किल चाहिए। या स्किल्स चाहिए? द फ्लोर हैज anonymously the floor has said that yes, द जॉब्स जो जॉब 2030 में आने वाले हैं, 2030 में जो ज्यादा डोमिनेंट होंगे, वो सभी जॉब में डिग्री विल नॉट बी सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। इट विल बी पर्टिकुलरली स्किल, responding your question directly. Yes, it is going to be a skill, it is going to be a competency for which people will be recruited. आने वाले समय में जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास कॉम्पिटेंसी होगा, उनका हायरिंग किया जाएगा। सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लाइक वन एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। जब आपने पूछा एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स, मुझे एक टैगलाइन याद आ गया, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। माने शिक्षा के लिए आप इस इंस्टीट्यूट में आइए और लोगों की सेवा करने के लिए आप यहाँ से बाहर जाइए। इट इज रियली हैविंग फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव है। मैं तो ये समझता हूँ विद्यार्थियों को, जो जॉब सीकर हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये चीज ध्यान दे रखना चाहिए कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है किसके लिए। सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए लर्निंग। पहले तो आपको इंडस्ट्री में जाकर के लर्न करना होगा, और लर्निंग जो करना है उसके लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, तो इट हैज टू बी वेरी फास्ट। तो आप लर्निंग करना है विद द वेरी फास्ट पेस, और लर्न करके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड अगेन रीलर्निंग। तो जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो एक मैसेज जो मैं सबको बोलता हूँ, यू हैव टू अनलर्न वॉट एवर यू हैव लर्नड इन योर कॉलेज। क्लीन स्लेट के साथ आओ, ट्राई टू लर्न इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, और वहां पे उसको प्रैक्टिस को लर्न करके यू हैव टू ऐड वैल्यू। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा जॉब रोल नहीं है जहां पे वैल्यू ऐड नहीं हो, चाहे वो मेंटेनेंस इंजीनियर का जॉब रोल हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर का जॉब रोल हो, या क्वालिटी मैनेजर का हो। हर आदमी का के जॉब रोल का एक पर्पस होता है, और वो पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होता है। अगर हर आदमी अपना अपना जॉब रोल कंप्लीट करे तो ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मीट कर पाता है। तो यहाँ पर बस टू समराइज कि आपको लर्निंग बेंट ऑफ माइंड के साथ आना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आना है, सबको रेस्पेक्ट करना है, और तब जा करके आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे।
राइट सर। सर मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम, No बट problem, no problem, no problem. सर जैसे हम ये हमारे लिए जो पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है वो रिलीज सबके लिए हो रहा है, स्टूडेंट्स, द कॉर्पोरेट्स, एवरीवन इज देयर, everyone will watch this, right? So nowadays becomes selfish. जैसे हम किसी पोस्ट पे हैं और हमारी ही सेम पोस्ट पे कोई और भी साथ में काम कर रहा है, ये स्टूडेंट्स की भी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि मैम जैसे हम बहुत से लोग एक ही पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा पर्सनल बिहेवियर काम ज्यादा आता है, या जो हमारा काम करना, जो हमारा प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा काम आती है, या दोनों काम आते हैं? और अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है बट उसका पर्सनल बिहेवियर इज नॉट गुड, सो जो कंपनी होगी, मैनेजमेंट होगी, वो किसे चूज करेगी? ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। सो हियर द क्वेश्चन, आपने जो सवाल पूछा है कि सेम काम 10 लोग कर रहे हैं और कौन सा उसमें एट्रीब्यूट होगा जो कि डिफरेंशिएटिंग होगा, पर्सनल बिहेवियर पर फोकस या प्रोडक्टिविटी पे फोकस, क्या करना चाहिए, हाउ वो लोग अपने आप को जो है डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी है तो किसे मिलेगा। यस। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा और वो है IVP, इंडिविजुअल वैल्यू प्रोपोजिशन। सो इंडिविजुअल वैल्यू प्रोपोजिशन विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिनको कि आप काम दे देंगे, 2-3 रिमाइंडर का काम स्टार्ट नहीं हो, बट दे विल डू द गुड जॉब। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप रिमाइंडर पे रिमाइंडर देते रहिए, दे विल ऑलवेज से यस यस, हो जाएगा हो जाएगा, द वर्क विल नेवर बी डन। कुछ ऐसे होते हैं उनको काम दे दीजिए, यू नीड नॉट रिमाइंड देम, जैसे आप काम देंगे दे विल से कि सर मैम इट विल टेक 1 डे टाइम, वो उस टाइम लिमिट खत्म होने के पहले ही आपको आकर के काम दे देंगे। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन दैट अगेन हियर पीपल हैव टू वर्क ऑन देयर इंडिविजुअल वैल्यू प्रोपोजिशन। उनका खुद का ब्रांड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा कि वो अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। वो अपने आप को इस रूप में देखना चाहते हैं कि जो उनकी वाणी, उनका मन और उनका एक्शन तीनों अगर एक है तो आई विल पुट देम इन हाईएस्ट कैटेगरी। मतलब वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बोलते रहेंगे लेकिन कभी काम नहीं करेंगे, तो वी डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल, और ऐसे लोग को आगे करियर प्रोग्रेशन सब नहीं मिलता है। कुछ ऐसे होंगे जो कर देंगे बट दैट विल रिक्वायर मेनी फॉलो अप्स, तो उनको सुधार की आवश्यकता है। तो दिस इज हाउ आई विल रेस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। People have to work on their own individual value proposition. Yes. और कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो अपना काम करवाने के लिए दूसरे को पीछा धक्का मार के, चाहे वो कोई भी अनएथिकल चीज हो, उसे करके वो आगे बढ़ते हैं, एंड बट उनका काम अच्छा होता है, वो काम कर देते हैं। तो So here it is the job of the leader to Yes. find such people and to have a close watch on these type of people जो अपना काम करने के लिए दूसरों के काम को पीछे कर देते हैं, okay, and अपने काम के लिए वो किसी भी अनएथिकल मीन्स का भी यूज हेल्प ले सकते हैं। I think leaders have to play a very very important role here. सर हाउ टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट? लोग बोलते हैं बहुत सारे कंपनी में टीम वर्क उनका एक वैल्यू होता है, वन ऑफ द वैल्यूज विल बी टीम वर्क। और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम, बहुत कम ऐसे काम है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है, मेजॉरिटी ऑफ द काम ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि टीम वर्क प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं CII के तरफ से उनके HR एक्सेलेंस जर्नी का एसेसर भी हूँ। ओके। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं विजिट करता हूँ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, पीपल टॉक अबाउट टीम वर्क, बट बहुत कम ऐसे हैं जो टीम वर्क को वैल्यू करते हैं। जैसे जब मैंने बोला वैल्यू, तो टीम वर्क इज ओके, बट डू यू हैव एनी मैकेनिज्म इन प्लेस टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क? जब सब टीम मिलकर के काम कर दिया, देन द मैनेजर विल से okay, that work has been done by that person, but probably you have not done it. So here comes the role of the manager to actually identify the teamwork. How are you able to measure the effectiveness of teamwork? Do you have any KPI related to teamwork? There are some organizations, they have KPI related to teamwork. So any person will have, let's say, 7-8 KPIs. Out of 7-8 KPIs, 4 will be, I mean 50% will be team
related KPI. That organization, those who are measuring it, probably they are progressing a lot in this particular area. But if we only talk about teamwork, we do not measure it, we do not recognize it, we do not reward it, then probably it is going to be only a tick box mechanism. It is not going to impact your top line and bottom line effectively. Right, sir. That's really informative, sir. Thank you so much for describing it so well. I'm really happy. One thing, what now I'm seeing nowadays, one more question is putting by the HRs is gestimate. वो एक मतलब पॉइंट रख देते हैं, आप इस कंपनी के जस्टिमेट्स निकालिए. तो हाउ फ्रेशर कैन डू दैट इन अ प्रॉपर वे? मतलब सम स्टूडेंट्स विल डू बट सम स्टूडेंट्स कांट. So here I think some more preparation is required for this. A very, very informative preparation for the interview of that company will help. If you have full information about that company, then only you can do this. Yes. If you do not have if you have not navigated, अगर आपने उसका वेबसाइट गो थ्रू नहीं किया है, उसका प्रोडक्ट लाइन क्या है आपने गो थ्रू नहीं किया है, वो कंपनी का एजेंडा क्या है, उसका विजन मिशन क्या है, वो कंपनी क्या करना चाहता है, आने वाले 10 इयर्स में वो कंपनी कहाँ जाना चाहता है, अगर हम इन सारे चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं रखे हैं, अगर हमके उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रोबेबली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाएगा. क्योंकि आजकल एचआर्स इन क्वेश्चंस को एज अ फ्रेशर्स के सामने रख रहे हैं. This is a very main question I'm seeing nowadays, and I'm shocked कि आप एक कंपनी को रख देते हो बच्चे के सामने और बच्चे को उसके आंसर करने को. बच्चे कहते हैं हम मैम कैसे एकदम से एनालाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को. देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक ईवीज अभी आ रहे हैं, आगे ईवीज आ गए हैं, तो ईवीज का जस्टिमेट लगाइए कि कितने बेचे उन्होंने, मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनीज के बारे में नहीं नहीं, इसका आंसर है एंड दिस इज बेसिकली अ गुड क्वेश्चन एंड गुड स्ट्रेटजी टू टू हैव इट. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर को इसमें क्या फायदा होता है, ओनली सीरियस कैंडिडेट्स विल बी देयर. ओके, पहला फायदा एचआर को ये है. दूसरा, बाय दिस getting answer of this question, we will come to know the person is having, because students get very minimum notice period or very minimum time to react for the new interview or new company's interview. Okay, so उस minimum time में student कैसे अपने आप को prepare करता है. So here comes the skill of comprehensive skill. Okay, तो कंपनी का नाम पता है, उसका वेबसाइट पता है, उसका इंफॉर्मेशन पता है. तो ये यहाँ पे क्या करना होगा कि सेक्टर वाइज मोटा मोटी नॉलेज सेक्टर वाइज पहले से होना चाहिए. जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, एविएशन में क्या हो रहा है, पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, ईवी में क्या हो रहा है, वो हमको पहले से पता है. नाउ अब ईवी से रिलेटेड some companies have come. अब उस कंपनी में ईवी से रिलेटेड क्या है, what are the challenges in the EV market, what are the challenges in HR front in manufacturing industry, what are the challenges in HR front in IT industry. दोनों का challenges अलग अलग है. लॉन्ग टर्म हमारे यहाँ इन मैन्युफैक्चरिंग में हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म 3 साल का है. ओके, IT इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म इज ऑफ 1 ईयर. राइट सर. ओके, हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म 1 ईयर होता है, वहाँ आईटी इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म इज ऑफ 3 months. ओके, सो द कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव सम आइडिया, कुछ ब्रीफ आइडिया हमको पहले से उस सेक्टर के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में होना चाहिए. और स्पेसिफिक जो जस्टिमेट निकालना है वो हम इंटरव्यू के पहले, इफ आई हैव सम prior information, prior idea, then I can do it in a faster pace, in minimum possible time. That can be done. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे if this happens to be a trend, in that case now training and placement department has to play an important role. Not only this, मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगा कि it is not only for internship. ऐसे भी 4-5 लोगों
4-5 स्टूडेंट्स को एक इंडस्ट्री से एक मेंटर आपको एक रखना चाहिए। ओके। ओके, इंडस्ट्री से मेंटर अगर मिलता है बहुत अच्छा है, कॉलेज से मेंटर रहे वो अच्छा है। दिस विल हेल्प देम ए लॉट, ताकि इंडस्ट्री का और कॉलेज के जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, दे हैव आल्सो एक्सपर्टाइज इन सर्टेन एरियाज। तो राइट वो एक जो गाइडेंस मिलेगा, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू द स्टूडेंट्स। राइट राइट सर। सो मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपकी नॉलेज मुझे जो इतनी मिल रही है सर, और आई एम श्योर हम सबको मिल रही है और जो लोग देखेंगे उन्हें भी मिलेगी। तो वन मोर क्वेश्चन एंड इट्स अ लास्ट क्वेश्चन फाइनली। नहीं नहीं, कोई इशू सो नहीं है, आप बोलिए। सो आई वांट टू नो, जैसे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑप्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो कुछ कंपनीज बॉन्ड रखती हैं फॉर अ ईयर और 2 years sometimes. So is it right? Because eventually student will go for the masters after a year or 2 year, maybe after 6 months, maybe. So it is right to bound them. सो अगेन ये जो क्वेश्चन पूछा आपने ऑन द एप्लीकेबिलिटी और द रिलेवेंस ऑफ दिस बॉन्ड, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर जो है वो मिक्स है। तो बहुत सारी कंपनियां जो बॉन्ड रखती हैं, यूजुअली जो मेरा अनुभव है, वैसी कंपनियां बॉन्ड रखती हैं जिन्होंने जीटी एमटी के ट्रेनिंग में काफी पैसे एक्सपेंस किए होते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी कंपनी मैं जानता हूँ, वेदर इट इज हाउस ऑफ टाटाज, वेदर इट इज एनी अदर कंपनी, बिग नेम्स आर अवेलेबल। तो वहां पे क्या होता है कि जब ट्रेनिंग पीरियड जो होता है 3 महीने का 6 महीने का, वहां केवल एक ही एजेंडा होता है, टू मेक देम लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डिलीवरेबल्स, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली, वी आर इनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग देम टू लर्न। उनको हम लोग हर तरह का नॉलेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो, प्रोडक्ट से हो, प्रोसेस से हो, कस्टमर से हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, फिनेंस का हो, हर तरह का नॉलेज जो चाहिए वो देते हैं। एंड दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट। Okay. अगर हम इस ट्रेनिंग कॉस्ट को ऐसे ही जाने दें, तो आज के समय में बॉटम लाइन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कंपनी हो। तो इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल हैव कम अप विद दिस, कि लेट अस हैव सम बॉन्ड दैट विल बी, थोड़ा सा बाइंडिंग फैक्टर होगा स्टूडेंट्स को भी और कंपनी को। अगर हम बॉन्ड हटा देते हैं तब क्या होगा? शुरू में तो उनको सीखना है, जब उनको मन नहीं लगेगा वो तुरंत निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, बॉन्ड रहने से कंसिस्टेंसी क्या नहीं होता है? होगी। राइट, बॉन्ड रहने से क्या होता है? उनको लगेगा कि अच्छा, थोड़ा और सीखते हैं, देखते हैं, तुरंत निकल जाएंगे तो बॉन्ड देना पड़ेगा, और उस समय उनके पास अपने खुद का पैसा नहीं होता है। तो इट इज बेसिकली टू द सम एक्सटेंट आई कैन से इट इज लाइक माइल्ड इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन, आपने इकोनॉमिक्स की बात शुरू में की थी, तो इन्फ्लेशन लोग बोलते हैं टू हाई इन्फ्लेशन इज बैड फॉर द इकोनॉमी, but Yes, moderate inflation is good for the good economy. for the Here economy. I will say that moderate amount of bond is good, okay, लेकिन बॉन्ड का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है, then I think it is wrong. Actually, right, sir. Such a good example, sir. Thank you so much once again. And now I'm done with my questions. There are so many questions, but maybe some other day I will ask. But for now, I'm done with my questions. तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स को लेकर आते रहेंगे। हमारे ही इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप किस कंपनी के एचआर को इस पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं। अगर आप किसी कंपनी के एचआर हैं या किसी कॉलेज के टीपीओ हैं और हमारे शो पर एज अ गेस्ट आना चाहते हैं, तो आप अपस्टू स्किल्स की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। टीम विल कॉन्टैक्ट यू। Stay tuned for more धमाकेदार एपिसोड्स टू द अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में with another HR and TPO। तब तक के लिए स्किल्स गेन करते रहिए और करियर में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर। थैंक यू।